एमआईडीसी बाजार गुजरात रत्न अवार्ड पर आपका संभाषण एक जो होता है रस्मदायगी वाला, उससे हटके था, क्योंकि आपने बहुत ही पैशन और जज्बे के साथ मैडम बहुत सारी बातें कही हैं। उनमें से कुछ विषय तो ऐसे थे जो मैंने सोचा नहीं था कि मैं उस पर सवाल पूछूंगा आपसे इस चर्चा में, लेकिन आपने खुद जिक्र किया है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बल्कि मैं थोड़ा प्रोवोक हुआ कि आपसे तो बहुत दिलचस्प बात हो सकती है। आपने एक बात कही, मैं यहां से प्रोवोकेशन से शुरू करता हूं, क्योंकि शायद गुजरात से अहमदाबाद से एक पब्लिक संवाद जो चल रहा है आजकल, उसको बदलने का मौका मिल सकता है हम लोगों को। आपने कहा कि आक्षेप लगता है कि उद्योगपतियों को जमीन देने का मसला, और ये गरीबों के लिए या समाज के लिए हम लोग जितना काम कर रहे हैं उस पर चर्चा कम होती है। हम लोग जो चैनल चलाते हैं मैडम, वो ये है कि फ्री इंटरप्राइज, मार्केट इकोनॉमी और बिजनेस फ्रेंडली इसलिए होना है कि वो मुनाफा समाज में बढ़ता है और तरक्की होती है। गुजरात जैसे राज्य को तो इसमें डिफेंसिव होने की जरूरत ही नहीं है। आपको तो बिल्कुल मजबूती से कहना चाहिए कि हम बिजनेस फ्रेंडली हैं। आपको इसमें डिफेंसिव क्यों होना चाहिए? मैं डिफेंसिव नहीं हूं। मैंने जो बात बताई सबको कि जो उद्योगों को जमीन फ्री में दे दी, ये जो सरकार पर आक्षेप होता है उसकी बात मैंने आप सबको बताई। जो उद्योगपति आते हैं बाहर से हो या गुजरात में से हो, वो अपने तरीके से किसानों के साथ बैठकर उसका जो कीमत वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन कर देते हैं और बाद में जमीन लेते हैं और बाद में उसको वहां इंडस्ट्रीज या तो कोई ना कोई कंपनी खड़ी होती है। फायदा इसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनको होता है, जॉब मिलती है, वहां मुनाफा होता है, तो गवर्नमेंट में भी कोई टैक्स वगैरह आता है, तो इसका उपयोग करके हम लोग अच्छा काम भी गुजरात में कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारी जो महिलाएं हैं, ये महिलाओं के लिए इंडस्ट्रीज अच्छा काम कर रही है, और वो ये काम होता है कि मैंने कई गांवों में देखा है कि महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी उसको ट्रेनिंग देकर आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और दूसरा, उनके बच्चे वो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन उनके बच्चे पढ़े, इसके लिए वो प्रयास करते हैं। ये मेरे लिए खुशी की बात है, क्योंकि आज जो बच्चों की उंगली कोई नहीं पकड़ेगा तो गांव में जो शिक्षा है या संस्कार है जो महिलाओं के द्वारा वहां जाता है वो नहीं जाएगा। दूसरा सवाल, चूंकि गुजरात जितनी भी लिस्टिंग होती है सबसे अच्छी जगह कौन है इन्वेस्टमेंट के लिए और बिजनेस करने के लिए, तो गुजरात उसमें नंबर 1 है। लेकिन हमको ये लगता है कि बाकी राज्यों में और बहुत सारे इश्यूज हैं जहां वक्त लगेगा काम शुरू हो पाए और लोग उसको इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली राज्य समझ पाए। आपके लिए मुझे ये लगता है कि चैलेंज ये है कि जब इतनी ऊंचाई पर खड़े हों तो वहां से ऊपर जाने में फिर स्पीड कम होती है, वक्त ज्यादा लगता है। तो आने वाले दिनों में बिजनेस को और ओपन अप किया जा सके और ज्यादा इसका प्रसार किया जा सके। आपने स्टार्टअप का जिक्र किया, मुझे लगता है ये तो घर घर की कॉटेज इंडस्ट्री हो सकती है। उसके लिए आपकी क्या दृष्टि है कि एक बड़ा एग्रेसिव प्लान आप क्या बनाने जा रही हैं? क्योंकि बहुत सारा काम हो रहा है और गुजरात को तो हर चीज पर डिस्टिंक्शन वाले नंबर मिलते हैं। देखिए, पहले क्या था, देश में सिर्फ एक गुजरात ही सबको दिखाई पड़ता था। सबको एक ही गुजरात दिखाई पड़ता था कि वैसे गुजरात में ही जाकर काम करना चाहिए, इंडस्ट्री लगाना चाहिए। नरेंद्र भाई जब से दिल्ली गए हैं, पहले नरेंद्र भाई गुजरात का ही काम करते थे और उसको ही बढ़ाने देने के प्रयास करते थे, विश्व भर में जाते थे, गुजरात की बात करते थे। आज नरेंद्र भाई ने शुरू किया पूरे देश के लिए, उसे आंध्र के लिए भी वो प्रयास करते हैं, महाराष्ट्र के लिए प्रयास करते हैं, गुजरात के लिए भी प्रयास करते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि गुजरात पीछे हो रहा है या तो जल्दी से ऊपर उठा नहीं सकते, ऐसा नहीं है। गुजरात में जो मूडी रोकाण आना है, जो एमओयू साइन होते हैं, वो ही इतनी झड़प से होता है, लेकिन और राज्य जो प्रयास कर रहे हैं उसके संदर्भ में आप देखते हो तो आपको कम लगता होगा। वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं है। जी,
हमको ये लगता है, किसी एक दोस्त ने बताया कि पुणे में जो जमीनों के दाम हैं या फ्लैट के दाम हैं साइड के इलाकों में, और अहमदाबाद के जो फ्लैट्स के दाम हैं एकदम डाउनटाउन में, मेन इलाके में, वो बराबर हैं। यानी कि अहमदाबाद का बाजार सस्ता है क्योंकि सप्लाई ज्यादा है। मैं रियल एस्टेट का सवाल नहीं पूछ रहा हूं मैडम, सवाल ये पूछ रहा हूं कि यहां पर जो स्कोप और गुंजाइश है उसके लिए एक बड़ा इकोनॉमिक ड्राइवर चाहिए। साणंद से लेकर के बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन अभी भी हमको लगता है कि गुजरात में जो पोटेंशियल है वो पूरे देश के लिए सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब्स और सर्विस सेक्टर भी हो या एग्रीकल्चर हो, उसके लिए यहां बहुत गुंजाइश है। हमको यहां पर एक बड़े इकोनॉमिक ड्राइवर की अभी भी कमी नजर आती है। 10 साल में गुजरात में क्या हुआ है ये देखना पड़ेगा आपको। 10 साल पहले जो साणंद, विरमगाम, मांडल, देत्रोज या बावड़ा, धौलका या तो बड़ौदा और सूरत, इसकी ओर देखे तो उसी समय कोई वहां जाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन राज्य सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से अभी हमारे जो इंडस्ट्रीज वगैरह वहां लगाने का प्रयास कर रहे हैं और लगाते हैं। उसे प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि जो निवेश करने के लिए जो लोग आते हैं उसको क्या जरूरत है, तो उसको सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। पानी का प्रबंध, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, एजुकेशन, इसके बारे में हम जब नहीं सोचेंगे तब तक निवेश ज्यादा नहीं आएगा। तो पिछले 10 साल में राज्य सरकार ने जो काम किया है वो काम किया है। मैं ये मानती हूं और मुझे पता है कि अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के जो धंधुगांव वगैरह का जो विस्तार है, उसकी जमीन की जो कीमत थी कोई लेने के लिए तैयार नहीं था वहां। और ए डिस्ट्रिक्ट में तो मैं रही हूं, इसलिए मुझे पता है कि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी उस। लेकिन आज वहां रोड हो गया, इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ गई क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आता है तो तुरंत ही इस आसपास के जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि भाई इंडस्ट्री आएगी तो हमारे बच्चों को लाभ मिलेगा, वो लाभ मिलेगा उसे। मतलब मेरा कहना यह है कि पिछले 10 साल से हम किस तरह गुजरात इंडस्ट्री क्षेत्र में आगे बढ़ा है वो देखना पड़ेगा। मैडम, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। पूरे देश की जो सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त वो है जॉब्स की, और प्राइवेट सेक्टर में स्लो मोशन में क्रिएट हो रहे हैं, सरकार के पास भी लिमिटेशन है। आप अभी जल्दी से जॉब मिल पाए लोगों को, उसके लिए क्या कर रही हैं? हम लोगों ने पूरे गुजरात में 5000 की आबादी वाले सब गांव में कौशल्य वर्धन केंद्र शुरू किए हैं। जो आसपास के गांव के और वही गांव के बच्चे आते हैं उसको ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग के बाद उसको जॉब के लिए इंडस्ट्रीज वालों को बुलाते हैं और जॉब इसमें क्रिएट हो जाती है। दूसरा, कई हमारी इंडस्ट्रीज है जो इंडस्ट्रीज स्वयं हमारी जो ITI वगैरह है, ये ITI में बच्चों को तालीम देते हैं और उनको जैसे तजज्ञ युवा चाहिए वो तजज्ञ करके अपने क्षेत्र में ले जाते हैं। कई नए मतलब मेरा कहना यह है कि कई नई जो कंपनियां आती है वो कंपनियां अपने आप ITI में जाकर बच्चों का टेस्ट वगैरह करती हैं। टेस्ट करने के बाद उसको लगता है कि ये 50 स्टूडेंट्स मेरे काम के हैं, तो ये 50 को अपने कंपनियों में ले जाते हैं, उसको ज्यादा वहां ट्रेनिंग दे देते हैं और बाद में उसको जॉब में डाल देते हैं। हमारा प्रयास ये है कि 1 लाख से ज्यादा हर साल हम बच्चों को जॉब दिलवाते हैं। इसमें पूरा सहयोग आम जनता का और इंडस्ट्रीज का हमें मिलता है। दूसरा, गवर्नमेंट की ओर से भी जॉब क्रिएट होती है और इसमें भी इस साल 66,000 लोगों की भर्ती हम 1 साल में करेंगे। ये बात सही है कि गुजरात गवर्नमेंट में इतनी सर्विसेज तो नहीं है, लेकिन बच्चों को यदि हम ट्रेनिंग देकर तैयार करें तो वो अपने तरीके से वो काम कर सकते हैं। दूसरा, छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज है SME वगैरह, इसमें भी नई नीतियां बनाकर उसको हम कैसे सहाय कर सके वो भी हम लोगों ने तय किया है। जैसे कि एक छोटा सा, जैसे कि GIDC में 1-2 प्लॉट है खाली है, तो उस पर हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाए, और ऐसे जो बच्चे हैं जो युवा है उसको कुछ न कुछ काम करना है, तो इसमें जो किराए पर लेता है तो 50% किराया राज्य सरकार देगी, और यदि वो
सेल से ले लेता है तो 50% राज्य सरकार उसको सहाय करेगी। बैंक में से जो लोन लेगा तो इसमें 5% उसको जो इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा। ऐसे करके हम लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं। गुजरात जैसे राज्य के लिए और गुजरात जैसे राज्य में मुख्यमंत्री के लिए चैलेंज ये है कि जहां सारे वादे पूरे हो जाएं, जहां समृद्धि लगातार चल रही हो, सब कुछ अच्छा चल रहा हो, वहां नई डील आप जनता को क्या सेल करेंगे? जब आप दोबारा चुनाव में जा रहे होंगे अपने अगले चुनाव में, तो वहां एक फिर से जैसे पहले था सबका साथ सबका विकास और 6 करोड़ लोगों की प्रॉस्पेरिटी, ये तो एक सूत्रवाक्य है ही, ये तो मूल आधार है ही, लेकिन जब आप अगले चुनाव में जा रही होंगी तो आप क्या नया एजेंडा रखने जा रही हैं? आज आपने तय कर लिया मेरी परीक्षा लेने का। बहुत मासूम सवाल पूछा है मैडम मैंने। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जितने भी चुनाव लड़े हैं वो एक ही मुद्दा पर लड़े हैं, डेवलपमेंट, विकास का मुद्दा ही लेकर हम जनता के पास जाते हैं। और जनता भी जानती है कि पिछले 15-20 साल में हमारे यहाँ कितना डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए कहने की आवश्यकता भी नहीं है। सामने से ही जनता बोलती है कि आप चिंता मत करो, 2017 का चुनाव में आप जीत जाओगे, चिंता मत करो, क्योंकि आपने काफी काम कुछ किया है। इसलिए मैंने कोई चिंता नहीं है। गुजरात की 6 करोड़ की प्रजा का साथ मिलता है और हमारा जो स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, वो जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी तब तक वो स्लोगन हमारे साथ ही रहेगा। बहुत बढ़िया मैडम, चूंकि आपने इल्जाम लगा दिया कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं तो एक सवाल और पूछूंगा, ये सचमुच का आखिरी सवाल है। सवाल पर सवाल हो रहा है। नहीं, और ये मेरे कार्यक्रम में वो कार्यक्रम था ही नहीं। और ये डिफिकल्ट सवाल है मैडम, मैं वार्न मुझे तो इतना ही कहा गया था कि आपको आना है, 5-10 मिनट बोलना है और बाद में अवार्ड देना है और बाद में घर पर जाना है। मैं बहुत दिल से एक बात कहना चाहता हूं, हम लोग दूर से आपको देखते सुनते हैं, लेकिन आज जब इतना इंटरेक्शन का मौका मिला तो एक तो जो आपकी इमेज हम लोगों ने बना रखी है सॉफ्ट स्पोकन नेता की, वो गलत इमेज है। आप बहुत आक्रामक हैं और आपकी नजर बारीक चीजों पर, सरकार चलाने के तंत्र पर रहती है। ये आज आपकी तकरीर से साफ हम लोगों को दिखा। ये मैं बहुत सिंसियरली बात आपसे कहना चाहता हूं। जो मेरा डिफिकल्ट सवाल था वो ये है कि जब आपका पूर्ववर्ती कोई बहुत बड़ी लकीर खींच दे और उसके बाद उस उत्तराधिकार को संभालना हो, तो ये बड़ा चैलेंज का काम है। आप गुजरात की राजनीति में इतने साल रही, लो प्रोफाइल ढंग से आपने काम किया, अब जो चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर है और मोदी जी जो भी करते हैं वो वहां तो कुछ छोटा होता नहीं, सब कुछ बड़ा बड़ा होता है। वो जो मिसाल कायम करके गए हैं, उस लिगेसी को इतना लंबा वक्त हो गया आपको मुख्यमंत्री के रूप में राज चलाते हुए, आपकी नेट फीलिंग क्या है? आपको कैसा लगता है? आप निभा पा रही हैं, आप अंडर परफॉर्म कर रही हैं, या आपने मोदी जी की लिगेसी को मात दे दी है? जितने पत्रकार आते हैं ना, वो ही पहला सवाल मुझे पूछते हैं। काम करने का अनुभव पिछले 18 साल से मुझे है, एक। दूसरा, मैं जब शिक्षा मंत्री बनी, एजुकेशन मिनिस्टर, और बाद में मुझे महसूल मंत्री बनाया, रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया, तब लोग ये बोलते थे, मेरे साथीदार भी बोलते थे कि शिक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकी, इसका कारण वो था कि मुझे उसका अनुभव था, इसलिए शिक्षा क्षेत्र में मैं काफी सुधार ला सकी। उस रेवेन्यू का विषय मेरा था ही नहीं, इसलिए मैं परफॉर्मेंस नहीं दे सकूंगी, ऐसा एक इमेज गुजरात में बने, स्वाभाविक है मित्रों। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी, और हमारे जो सब मित्र इधर बैठे हैं वो भी कबूल करेंगे, कि 40 साल में जो रिफॉर्म रेवेन्यू में नहीं हुए, वो रिफॉर्म मैंने 7 साल में पूरा किया है, 7 साल में किया है। सिर्फ रेवेन्यू में नहीं, अर्बन डेवलपमेंट में भी इतना ही रिफॉर्म मैं कर रही हूं। और आज का एक ही एग्जाम्पल आपको दे दूं। आप बोलते हैं कि सॉफ्ट है, आप वो है, मैं जहां सॉफ्ट रहने की आवश्यकता है वहां भी रहती हूं,
और जहाँ आंख दिखाने की जरूरत पड़ती हूँ तो मैं वो भी दिखाई देती हूँ। हमारी एक कैबिनेट में मैं खान खनिज का एक प्रेजेंटेशन हुआ था। प्रेजेंटेशन में मैं कुछ बोली नहीं थी, लेकिन इतना ही कहा था कि जो हो रहा है उसमें सुधार लाइए, और क्या हो रहा है मुझे पता है। इतना ही मैंने कहा था। और आज टेस्टिंग लैब का उद्घाटन मैं करके इधर आई हूं। टेस्टिंग लैब का उद्घाटन करके आई हूं इधर। और आपको इतना ही बताऊं, 4 स्टेटमेंट में बोली थी। आज हमारे ही अधिकारी ने कहा कि पिछले एक ही महीने में 9 करोड़ रुपया की आवक बढ़ी है। 9 करोड़ रुपया एक ही महीने में ज्यादा मिला है। करने का वही है और मैं कर रही हूं। जहां कड़क होना है तो वहां कड़क भी होती हूं, और जहां सबका यूज करना है तो मैं उसके पास से भी काम निकालवा देती हूं। और मुझे फायदा ये हुआ कि मैं महिला होने की वजह से ये सब मेरे भाई हैं जो मुझे सहयोग कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। और सहयोग कर रहे हैं, बिल्कुल। और लास्ट में जब एक प्रश्न पर आप पूछ रहे हो तो मैं भी बताऊं आपको। मैं पहले मांडल में चुनाव लड़ी, मांडल अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का लास्ट, और फिर मैं एजुकेशन मिनिस्टर बनी। फिर 5 साल के बाद मेरा मत क्षेत्र बदला गया तो मैं पाटन में गई। वही स्थिति तो वही थी पाटन में भी। तो हमारे पत्रकार वहां आते रहते थे, और मैं जब रिफॉर्म करती थी एजुकेशन में तब कई लोग मुझे बोलते थे कि बहन जी ये बंद करो, ये बंद करो, फिर से आप चुनकर नहीं आओगे, क्योंकि आज तक 1960 से लेकर जितने भी शिक्षा मंत्री आए वो फिर से चुनकर नहीं आए हैं। फिर से चुनकर नहीं आए हैं। तो पाटन में कई मुझे पूछने के लिए आते थे, दिल्ली से भी आते थे, और मुझे एक ही सवाल पूछते थे कि आप कैसे चुनाव जीतोगी। तो मेरे पास उसका कोई आंसर तो था ही नहीं, लेकिन एक ही आंसर मैंने दिया कि ये जो शिक्षा मंत्री थे आज तक के वो सभी पुरुष थे, और मैं आज महिला हूं इसलिए जीत जाऊंगी। एक ही सवाल मैंने उसको उत्तर दिया कि वो सब शिक्षा मंत्री बने थे, सब पुरुष थे, मैं शिक्षा मंत्री महिला हूं इसलिए मैं दोबारा चुनकर आऊंगी। और आज आपको बताती हूं मैं 4 बार चुनाव लड़ी हूं और 4 बार चुनाव जीतकर आई हूं। ये हमारा काम दिखते हैं लोग, और काम देखने के बाद ही वो मतदान करते हैं। बिल्कुल नहीं मैडम, हम बिल्कुल ये मानते हैं कि भारत या कोई भी पुरुष प्रधान समाज में महिला सशक्तिकरण जितना हो, और वो पैट्रोनेज के ढंग से ना, जितना एक मां के रूप में या एक महिला के रूप में भूमिका होती है, वो ज्यादा बड़े नेतृत्व की भूमिका होती है पुरुषों के मुकाबले में। और आप जितनी आक्रामक होंगी उतना इस देश के लिए जरूरी है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण ही एक भला और अच्छा समाज बनाता है। मैडम, आपने आज हमारे पास इसमें पुरुषों की सहायता चाहिए। उनको तो वही महिला सशक्तिकरण नहीं, हमारे गुजरात में तो महिला सशक्तिकरण हो गया है। अभी जो महिला सशक्त बनी है वो महिला भारत को सशक्त बनाए। बिल्कुल। वो महिला भारत को सशक्त बनाए, वो हम करने चाह रहे हैं। इसलिए सबका साथ लेकर भारत कैसे सशक्त बने इस दिशा में हम सोच रहे हैं। बिल्कुल मैडम, आपने अपने व्यस्त समय से बहुत अच्छे से हमारे साथ समय निकाल करके बहुत उदारता से चर्चा की। आपका बहुत शुक्रिया।